प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुक़ैया तारिक के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पेपर 1 का पैटर्न समझा दिया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अच्छी तरह समझा दिया, उसके कितने नंबर होते हैं, हमें कितने वर्ड्स में वो करना चाहिए और क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए। फिर मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैंने समझाया मुकालमे, ख़त, रिपोर्ट और तहरीर, और इसके भी मैंने आपको तरीके समझाए कि ये किस किस तरह हमें करना चाहिए, कितने पैराग्राफ में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने नंबर का होता है और कितने मिनट में हमें करना चाहिए। आज बच्चों हम करेंगे तर्जुमा नवीसी। तर्जुमा नवीसी यानी ट्रांसलेशन, इससे आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर बच्चे हमारे मुल्क पे ऐसे हैं जो 1 क्लास से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों पढ़ते चले आ रहे होते हैं, इसलिए उनको ये ट्रांसलेशन करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आती। हाँ, जो बच्चे बैरून मुल्क से आते हैं पाकिस्तान, उनको थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना होता है, मगर वो ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती, वो कवर कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी टिप्स दूंगी कि रोज़ाना एक सफ़ा आप खुशखती कीजिए और रोज़ाना एक सफ़ा आप ज़ोर ज़ोर से बुलंद ख़्वानी कीजिए, यानी कि रीडिंग कीजिए। इससे भी आपकी उर्दू बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी कि तर्जुमा नवीसी के लिए हमें क्या क्या इक़दामात करने चाहिए। बच्चों, आपको तर्जुमा नवीसी के लिए एक पैसेज दिया जाता है जिसके तकरीबन 200 अल्फाज होते हैं, और इसके जो नंबर होते हैं वो 20 होते हैं। 20 कोई कम नंबर नहीं होते, 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ी तकोदोद करनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इबारत जो है वो गौर से पढ़िए। गौर से तकरीबन 4 मरतबा आप ये गौर से पढ़िए कि इबारत में आखिर लिखा क्या है। इस तरह क्या होगा, अक्सर बच्चे बोलेंगे मिस ये क्या आपने बोल दिया कि 4 दफ़ा पढ़ो। एक दफ़ा पढ़ने से भी काम चल जाता है बेटा, एक दफ़ा पढ़ने से बेशक काम चल जाता है, मगर अगर आप 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो आप पर वाज़े हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है और इस पैराग्राफ में क्या बातें कही गई हैं। तो क्या होगा, ये पैसेज आप पढ़ रहे होंगे ना, तो जहन में आपके अल्फाज आना शुरू हो जाएंगे, आप पर आमद होनी शुरू हो जाएगी, वो अल्फाजों को आप जहन में जमा करते जाइए। दूसरा काम आप क्या करेंगे कि मुश्किल अल्फाज जो भी होंगे इंग्लिश के, उसके ऊपर आप उसका मफ़हूम और मायने लिखते चले जाइए पेंसिल से। ठीक है, ये काम हो गया, डन हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप पैसेज को पढ़िए और गौर कीजिए कि इस पैसेज में आपको टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ज़माने के लिहाज से कौन सा ज़माना इसमें आ रहा है, माजी आ रहा है, मुस्तक़बिल आ रहा है या हाल आ रहा है, इस चीज़ पर भी आप गौर करेंगे। फिर आप देखेंगे कि कहीं पैराग्राफ में कोई इडियम तो नहीं, कोई मुहावरा तो नहीं। अगर मुहावरा है तो उसका जवाब आप मुहावरे में देंगे। जैसे इंग्लिश में कोई मुहावरा है तो उसका जवाब भी आप मुहावराती ज़बान में देंगे, ये नहीं कि आप उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख देंगे। मिसाल के तौर पर एक इडियम है कि एप्पल ऑफ आई, ठीक है, एप्पल ऑफ आई, इसमें आप अगर आप लफ्ज़ी मतलब लिखेंगे तो हो जाता है कि सेब की आँख। अरे, पैसेज के मुताबिक सेब की आँख नहीं लिख सकते। इसका मतलब है आँखों का तारा, बहुत प्यारा, बहुत लाडला, ठीक है ना। मेरा छोटा भाई मेरी आँखों का तारा है, आप ये तो नहीं लिखेंगे मेरा छोटा भाई मेरी सेब की आँख है, ये तो नहीं लिखेंगे ना। लिखेंगे मेरा छोटा भाई मेरी आँखों का तारा है। तो आपने मुहावरे का जवाब, मुहावरे का मतलब मुहावराती ज़बान में दिया, इसका भी बेहतरीन असर पड़ेगा आपके पैसेज में। ठीक है, ये छोटी छोटी चंद बातें हैं जिसको आप अपने जहन में रखिए और ट्रांसलेशन कीजिए। इंशाल्लाह आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर ट्रांसलेशन के सिलसिले में आपको कोई भी
बात पूछनी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जो भी आपको बात पूछनी है, जो भी आपको क्वेश्चन करना है ट्रांसलेशन के हवाले से या किसी भी और हवाले से, ओ लेवल्स 3 to 4 8 के हवाले से, तो मैं हाजिर हूँ और मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। ओके बच्चों, इजाज़त दीजिए रुक़ैया तारिक को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।